वेलकम टू ईडी एकेडमी। आई होप कि आप लोगों अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जो आपको सबसे ज्यादा टफ चैप्टर लगता है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसीलिए हम लोग सब टॉपिक पढ़ रहे हैं कि ताकि आप लोग एक एक सब टॉपिक को क्या कर पाओ, इजीली क्लियर कर पाओ, कहीं भी मैशअप नहीं होना चाहिए आपके लिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। बहुत ज्यादा डाउट आता है बच्चों को और नहीं समझ में आता है, लेकिन आज इजीली आपको समझ में आ जाएगा। देखो, मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब भी आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एसएसटी या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो तो पहले आप उसका जो टॉपिक होता है, सब टॉपिक होता है, चैप्टर के नेम से पहले आधे से ज्यादा आप कहानी समझ लिया करो कि चैप्टर हमको एनसीईआरटी ने क्यों दिया है, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, इसका पर्सपेक्टिव क्या है, क्यों हमारे लिए चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज का टॉपिक है अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। ठीक है, अब आपको एक ही वर्ड इसमें समझ में नहीं आ रहा होगा, न्यू कंजर्वेटिज्म क्या होता है। ठीक है, रेडिकल्स पता है आपको, लिबरल्स पता है और कंजर्वेटिव। ठीक, कंजर्वेटिज्म जो वर्ड है वो कंजर्वेटिव वर्ड से निकला है। कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है? ऐसे लोग या ऐसे समाज के ग्रुप ऑफ पीपल जो क्या चाहते हैं, चेंज तो चाहते हैं सोसाइटी में, लेकिन वो कैसा चेंज चाहते हैं? ग्रेजुअली चेंज चाहते हैं, मतलब स्लोली चेंज चाहते हैं। वो एकदम से चेंज नहीं चाहते, अपने पुराने न्यू चीजेस को एक्सेप्ट भी करते हैं, कुछ चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, प्लस जो पुराने उनके रिचुअल्स, ट्रेडिशन चले आ रहे हैं उसको भी क्या करना चाहते हैं, वो फॉलो करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बताओ किसी भी लड़की की शादी होती है, ठीक है, अब वो जब बहू घर में आती है तो उसकी सासू माँ क्या बोलती है कि बेटा तू जीन्स टॉप पहनना है पहन, सूट पहनना है पहन, लेकिन क्या कर, जब 4 मेहमान आए तब तू क्या कर, तब तू साड़ी पहन ले और घूंघट कर ले। तो वो क्या चाह रही है कि वो न्यू चेंज इसको भी एक्सेप्ट कर रही है। ठीक है, और जो उसके पुराने रिचुअल्स है कि जो उसका सोसाइटी में चल रहा है, परिवार में चल रहा है, तो उसको भी फॉलो कर। न्यू चेंजेस को भी एक्सेप्ट कर रही है, लेकिन पुराने ट्रेडिशन को भी क्या नहीं कर रही है, वो स्किप नहीं कर रही है, उसको भी साथ में लेके चल रही है। तो ये उसी टाइप के लोग होते हैं, चेंज तो चाहते हैं पर एकदम से चेंज नहीं चाहते। तो कंजर्वेटिव पीपल ऐसे ही होते हैं जो पूरी तरीके से चेंज नहीं चाहते। और लिबरल्स क्या होते हैं? लिबरल्स पूरी तरीके से चेंज चाहते हैं, फ्रीडम, डेमोक्रेसी की बात करते हैं। ठीक है, तो अब न्यू कंजर्वेटिज्म आया आफ्टर 1815। अभी तक आपने कहानी पढ़ ली थी कि राइज ऑफ नेपोलियन हुआ, क्रिटिसिज्म क्यों हुआ नेपोलियन का। अब यहां से समझना, कंजर्वेटिज्म डोमिनेंट आफ्टर डिक्लाइन ऑफ नेपोलियन। कौन से बैटल में हराया था? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। मैंने आपको लास्ट क्लास में, पहले प्रीवियस वीडियो में बताया है कि नेपोलियन कौन से बैटल में हारा था और किस कंट्री ने उसको हराया था। जल्दी से बता दो फटाफट कमेंट सेक्शन में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था, उस टाइम पे भी बताया था कि ये वाला एमसीक्यू में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक, चलो मैं 1 मिनट का वेट करती हूँ, आप लोग फटाफट बताओ। कंजर्वेटिज्म डोमिनेंट आफ्टर डिक्लाइन ऑफ नेपोलियन, कौन से बैटल में हारा था और कौन से ईयर में नेपोलियन बोनापार्ट हारा था और किन कंट्री से हारा था? चलो देख लेते हैं। 1815, ठीक है, 1815 बैटल ऑफ वाटरलू। कौन से बैटल में हारा था? 1815 बैटल ऑफ वाटरलू में हारा था। किस कंट्री ने हराया था उनको? प्रेब कंट्री ने। ठीक है, प्रेब, प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन, इन चारों ने किसको हराया था? नेपोलियन को हराया था। ठीक है, अब नेपोलियन का डिक्लाइन हो गया 1815 में, इसीलिए यहाँ पर कौन सा ईयर दिया है? 1815 आपको दिया है। ठीक, हर चीज जो है इस चैप्टर में आपस में कनेक्टेड है। हमें ये चैप्टर टफ बच्चों को इसीलिए लगता है क्योंकि हम कनेक्ट करके नहीं पढ़ पाते। आधे से ज्यादा तो फ्रांस की कहानी है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हमने क्लास 9 में अच्छे से पढ़ा नहीं होता है, तो 10th में हमको ये चैप्टर आधा समझ में नहीं आता है। तो अगर आप कहानी को बिल्कुल लिंक करते हुए पढ़ोगे ना तो आपको ये चैप्टर कभी भी टफ नहीं लगेगा। आपको कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो डिफिकल्ट होते हैं, आप उनको वोकेबुलरी आप तैयार कर लोगे, उनको लर्न कर लोगे, तो आप इजीली क्या कर पाओगे, कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो कंजर्वेटिज्म डोमिनेंट का मतलब होता है अधिकार जमाना। तो कंजर्वेटिव, अब यहाँ पर कंजर्वेटिव की बात किसकी हो रही है? इन्हीं कंट्रीज की बात हो रही है जिन्होंने क्या करा था, नेपोलियन को 1815 में क्या करा था? डिफीट किया था। यही क्या है यहाँ पर? कंजर्वेटिव है। समझना इसको ध्यान से। एस्टैब्लिश ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन लाइक द मोनार्की। तो अब ये कंजर्वेटिव क्या चाहते थे कि वापस से फ्रांस में क्या आ जाए? मोनार्की आ जाए, मतलब वापस से राजा का अधिकार आ जाए। क्यों चाहते थे? क्योंकि इनको पता था कि अगर फ्रांस में डेमोक्रेसी, रिपब्लिक आ गया तो हमारी कंट्रीज में भी लोग क्या करेंगे? ऑस्ट्रिया, प्रूशिया, रशिया में भी लोग क्या करेंगे? वहां पर भी डिमांड करने लगेंगे और वहां पर भी रिवॉल्यूशन होने लगेंगे। तो इस वजह से उन्होंने सोचा कि नहीं, ये की आवाज को क्या कर देना चाहिए? दबा देना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने नेपोलियन को हरा दिया। एस्टैब्लिश ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन है, वो पुरानी चीज को देखो फॉलो कर रहे हैं। मैंने क्या बताया था कि कंजर्वेटिव हमेशा पुरानी चीजों को लेके चलना चाहते हैं। तो वो कंजर्वेटिव यहाँ पर इन कंट्रीज की बात हो रही है और ये मोनार्की एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। इसमें उनका खुद का भी क्या है? स्वार्थ है, क्योंकि इनको पता है अगर यहाँ पर हमने नहीं किया तो आगे जाके हमारे लिए दिक्कत खड़ी हो सकती है। लाइक द मोनार्की एंड चर्च टू रिमेन स्ट्रांग इन पावर। याद करो क्लर्जी फ्रांस में क्या थे?
पावर में थे, बहुत ज्यादा 1% थे, लेकिन बहुत ज्यादा पैसा था, सारे प्रिविलेज थे और सारे लग्जरियस आइटम्स को वो क्या करते थे, एंजॉय करते थे। तो चर्च की पावर जो किसने छीन ली थी, डिक्टेटर नेपोलियन ने छीन ली थी, रॉबिस्फेयर ने भी छीन ली थी, तो इसको स्ट्रांगली पावर में करना था। ठीक, तो मोनार्की सेटअप करनी थी, इफिशिएंट आर्मी एंड स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेसी मेंटेन, जो पुरानी आर्मी थी उसको भी मेंटेन करना था। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है नौकरशाही, जो बड़ी बड़ी पोस्ट होती थी फ्रांस में, नौकरशाही जो बड़े बड़े पोस्ट पे होते थे, जॉब करते थे, तो उनको कौन सी पोस्ट दी जाती थी, राजा के जो रिलेटिव्स है, ठीक है, जो बड़े बड़े क्लर्जी नोबल से उनको दी जाती थी, तो उसको वापस मेंटेन करना था, क्योंकि ये लोग कभी आवाज उठाते ही नहीं है। आवाज कौन उठाता है, जिसको प्रॉब्लम होती है। तो पीजेंट्री क्लास यानी कि थर्ड स्टेट ने ही वहां पर क्या उठाई थी, आवाज उठाई थी, रिवॉल्यूशन करा था। क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा सफर वही कर रहे थे। नोबल्स और क्लर्जी को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, क्योंकि उनके पास खूब पैसा था, सारे आइटम्स, सारी चीजें, सारे प्रिविलेज उनको मिले हुए थे, लाइफ को वो अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। अबॉलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड सर्वडम, ठीक है, अबॉलिशन करना, देखो फिर से अबॉलिश वर्ड आया, खत्म कर देना, रिमूव कर देना, फ्यूडलिज्म और सर्वडम। पहले क्या होता था, फ्यूडल सिस्टम चलता था, ठीक है, जितने भी छोटे मोटे किसान होते थे, पीजेंट्री क्लास होते थे या लैंडलेस लेबर होते थे, इनके पास क्या नहीं होता था, कैपिटल नहीं होता था, पैसा नहीं होता था। तो ये क्या करते थे, बड़े फार्मर से या नोबल से इनसे उधार लिया करते थे, लेकिन जब क्या नहीं करते थे, काम नहीं कर पाते थे, ठीक है, वहां पर उनका पैसा नहीं चुका पाते थे, तो फिर उनको क्या करना पड़ता था, हमेशा उनके घरों में या उनकी फील्ड्स वगैरह में काम करना पड़ता था। ठीक है, तो ये इसको क्या कर दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब क्या हुआ, वियना सेटलमेंट हुआ। ठीक है, यूरोपियन पावर साइंड अ ट्रीटी इन 1850, नेपोलियन को हरा दिया, एक ट्रीटी साइन हुई। ट्रीटी का मतलब होता है एक एग्रीमेंट करना, एक संधि साइन करना। वियना प्लेस का नाम है, तो वियना सेटलमेंट या ट्रीटी ऑफ वियना भी बहुत बार पूछा जाता है कि क्या हुआ ट्रीटी ऑफ वियना, शॉर्ट नोट, इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक भी, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना आप लोग। तो यूरोपियन पावर साइंड अ ट्रीटी इन 1815 एडी, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया, इन चारों के बीच में साइन हुई। दिस पावर कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन एट द वेलिंगटन ड्यूरिंग द बैटल ऑफ वाटरलू। ठीक है, बैटल ऑफ वाटरलू बताया था मैंने। वियना कांग्रेस वाज होस्टेड बाय ऑस्ट्रेलियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच, और वियना कांग्रेस को होस्ट किसने किया था, इसके ऑस्ट्रिया के चांसलर थे कौन, ड्यूक मेटरनिच। ये ड्यूक मेटरनिच वही है जिन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, आपको याद हो, व्हेन फ्रांस स्नीज देन होल यूरोप कैच द कोल्ड। ठीक है, कि अगर फ्रांस क्या करता है, छींकता है, तो पूरे यूरोप में क्या आ जाती है, कोल्ड आ जाती है, पूरा यूरोप बुखार से क्या हो जाता है, पीड़ित हो जाता है। उनको यही पता था, इसका मतलब था कि अगर फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ तो पूरे यूरोप में भी क्या होगा, इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। ठीक, तो इन्होंने, ये चांसलर थे वहां के। अब इंपैक्ट ऑफ वियना सेटलमेंट इंपॉर्टेंट है, लर्न जरूर कर लेना इसको। नेपोलियन पॉलिसी एंड रूल्स वर अनडन बाय वियना कांग्रेस। अब जितने भी 1815 तक, देखो क्या था, समझो इसको इजीली, 1815 तक नेपोलियन रूल कर रहा था। कब पावर में आया था वो, 1804 में उसने खुद को एम्पायर घोषित किया था वो पावर में 1799 से। डायरेक्टरी रूल में जो 5 मेंबर थे उसमें से नेपोलियन था। ठीक, अब 1799 में क्या हुआ, वो पावर में आया और 1804 में उसने खुद को एम्पायर घोषित करा। 1804 से 1815 तक उसने क्या क्या काम, जो भी काम करे थे, जितनी भी पॉलिसी बनाई थी, और ऐसा नहीं है कि नेपोलियन ने सारी खराब काम करे थे, 3-4 चीजों की वजह से उसको क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था, लेकिन उसके जब उसका टाइम पीरियड था, उसने ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन जो है आपका, इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग सिस्टम, उसने बहुत अच्छा कर दिया था, बहुत उसने इंप्रूवमेंट लेके वो आया था। तो नेपोलियन पॉलिसी और रूल्स वर अनडन बाय वियना कांग्रेस। तो नेपोलियन की जितनी भी पॉलिसी उसने बनाई थी, वियना कांग्रेस ने उसको क्या कर दिया, अनडन कर दिया, यानी कि अंडू कर दिया, खत्म कर दिया, एबॉलिश कर दिया। ठीक है, द बोर्बन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड। बोर्बन डायनेस्टी, अब सवाल ये आता है कि लुइस 16 तो मर चुका था, तो लुइस 16 के बाद कौन, तो लुइस 16 का बेटा जिंदा था, लुइस फिलिप, उसको राजगद्दी पे बिठाया गया, कहां पर, फ्रांस में। ठीक है, रीऑक्यूपेशन ऑफ टेरिटरी एनेक्स्ड बाय नेपोलियन। अब नेपोलियन, आपको पता है कि वो क्या कर रहा था, फोर्स कंस्क्रिप्शन कर रहा था, रिक्रूटमेंट कर रहा था आर्मी में। ठीक है, क्यों कर रहा था, क्योंकि उसको पूरे यूरोप को कंट्रोल में लाना था, कंक्वायर करना था, तो उसने कुछ कुछ पार्ट को क्या कर लिया था, जीत भी लिया था। तो जितनी भी उसने टेरिटरी रीऑक्यूपाई करी थी, ऑक्यूपाई करी थी, उसको एनेक्स्ड बाय नेपोलियन, उसको वापस से रीऑक्यूपाई कर रहे थे। अ सीरीज ऑफ स्टेट वर सेटअप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट एक्सपेंशन। फ्रांस की सीरीज को सेटअप कर दिया कि ये फ्रांस की इतनी ही सीरीज है, इतनी ही बाउंड्री, ताकि बाद में इसका क्या नहीं हो पाए, कोई भी इसको एक्सपांड नहीं कर पाए। नीदरलैंड एंड बेल्जियम गिवन कंट्रोल ओवर द नॉर्थ। नीदरलैंड और बेल्जियम का कंट्रोल किसके पास
था? नॉर्थ पार्ट में था। जेनेवा एडेड टू द पार्लियामेंट इन द साउथ, और जेनेवा कहाँ था? साउथ में था। ऑस्ट्रिया गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्थ इटली, ऑस्ट्रिया को किसका कंट्रोल दे दिया? नॉर्थ इटली का। अब नॉर्थ इटली में, नॉर्थ इटली के कुछ कुछ पार्ट्स थे, ठीक है, अभी जैसे इटली है तो पूरा इटली अलग है, लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं था, अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग लोग थे। अब नेपोलियन ने भी कुछ कुछ पार्ट्स को क्या कर लिया था? कैप्चर कर लिया था। रशिया गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड एंड ईस्ट, रशिया को ईस्ट के पोलैंड का पार्ट क्या कर दिया? भाई इन्होंने क्या करा? एक तरीके से बांट लिया। नेपोलियन ने जितनी भी टेरिटरी ऑक्यूपाई करी थी, तो इन चारों कंट्री ने, प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन ने, वो आपस में क्या कर ली? उसको बांट ली, ठीक है। और सेटलमेंट क्या कर लिया? वियना सेटलमेंट, जो एक प्लेस का नाम था नेपोलियन, और 1815 में नेपोलियन को मारा नहीं गया था, ठीक है, उसको एग्जाइल कर दिया गया था। उसको कहाँ भेज दिया गया था? सेंट हेलेना आइलैंड उसको भेज दिया गया था। और 1821 में उसकी कैंसर से क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर नेपोलियन की बहुत सारी पॉलिसी थी, उसको सब अंडू कर दिया गया, मोनार्की को सेटअप कर दिया गया, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दी, वापस से सेंसरशिप को क्या कर दिया गया था? इम्पोज कर दिया गया था, ठीक है। अभी आप मैप देख सकते हो, यूरोप आफ्टर वियना कांग्रेस। किंगडम ऑफ फ्रांस है यहाँ पर, इटालियन किंगडम्स एंड अदर स्मॉल स्टेट। अब देखो ये यहाँ से समझ में आ रहा है, जैसे ये इटालियन नॉर्थ इटली लिखा था ना, तो यहाँ के कुछ कुछ जो पार्ट था वहां, वो क्या करा था? नेपोलियन ने कॉन्क्वायर कर लिया था। उस टाइम में बहुत छोटी सी टेरिटरी होती थी। व्हाइट आपको बाउंड्री जो दिख गई है, बाउंड्री ऑफ जर्मन कन्फेडरेशन, ये व्हाइट बाउंड्री आपको यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। तो वियना कांग्रेस आपको ध्यान में रखना है। और न्यू कंजर्वेटिज्म, तो कंजर्वेटिव से यहाँ पर किसका मतलब है? 1815 में आया नेपोलियन के जाने के बाद। इनका मेन पर्पस यही था कि मोनार्की को सेटअप करना है, ताकि हमारी कंट्रीज में क्या नहीं कर पाए, लोग ऑब्जेक्शन नहीं उठा पाए, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वाला जो टॉपिक है आपको इजीली समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको रिगार्डिंग कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे ही नॉन स्टॉप वीडियो के लिए बने रहिए ईडी एकेडमी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।